हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। और केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तीसरे नंबर का चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें आप लोग जानेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर एटम की जो थ्योरी है वो किसने दी थी और किस तरीके से एटम के बारे में जानकारी हम लोगों को मिली है, ये सब हम लोग पहचानेंगे। तो एटम की डिस्कवरी को बताने वाला चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटम के बारे में सारी जानकारी इस चैप्टर से आप लोगों को मिल पाती है। बच्चों एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग आगे बढ़े तो ध्यान रखें। एटम की डिविजिबिलिटी, सबसे पहले हम लोगों को पता लगा कि यार एटम की डिविजिबिलिटी होती है। एटम की डिविजिबिलिटी से हम लोगों को पता लगा कि एटम किस तरीके से, जो हम लोगों ने क्या करा, मैटर को डिविजिबल करा, मैटर हम लोगों ने यूज़ करा, मैटर मैटर को डिवाइड करा आप लोगों ने। तो मैटर को डिवाइड करके हमें पता लगा कि यार मैटर की जो डिविजिबिलिटी है वो एक लिमिट तक ही डिविजिबल हो पाता है। जैसे सबसे पहले महर्षि कर्ण ने क्या किया, अपने स्टेटमेंट दिया, एक पोस्टुलेट दिया कि ही पोस्टुलेटेड दैट इफ वी ऑन डिवाइडिंग द मैटर वी विल गेट we will get smaller and smaller particles. Ultimately we will achieve the smallest particle which is called परमाणु। क्या कहलाता है बच्चों? परमाणु कहलाता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको हम लोगों ने, उन्होंने जो या महर्षि कन्नड़ जी थे उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया। अब बच्चों इसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, विच मे नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, कि उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट थ्योरी की हम लोग बात करें तो पखुदा पखुदा कात्यामा, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। इन्होंने क्या दिया थ्योरी कि ही पोस्टुलेटेड दैट देर आर वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर बिकॉज द पार्टिकल ऑफ मैटर एग्जिस्ट टुगेदर इन कॉम्बिनेशन, कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो उनका जो है वो काफ़ी तरह के मैटर, काफ़ी तरह के वो जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल होते हैं उसमें क्या करता है, मैटर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि द मैटर बिकॉज वेरियस फॉर्म, ये लिखा वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर बिकॉज द पार्टिकल मैटर ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन टुगेदर इन कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं। बच्चों इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ें, नेक्स्ट थ्योरी की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट थ्योरी में क्या आता है हमारा, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। दे सजेस्टेड दैट दैट when we keep on dividing the matter, there comes a time when no division of particles can takes place, they called particles। और उन पार्टिकल्स का नाम क्या बताया, मैटर बताया, कि उनका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, कि एटम बनेगा और एटम कैसा होगा, जो छोटा पार्टिकल होगा, सबसे छोटा पार्टिकल होगा, डिवाइड करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि छोटा पार्टिकल बन जाएगा जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। उस पार्टिकल का नाम, इस पार्टिकल का नाम आता है एटम। तो इसको जब मैटर को लेकर हमारे एटम में, तो मैं एटम को लेकर कुछ लॉ आते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, कि कॉम्बिनेशन के लॉ आते हैं कि जब कॉम्बिनेशन होगा किस तरीके से होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये पहला लॉ आया, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। एटम की थ्योरी को, जो एटम की थ्योरी का पता लग रहा था, तो सबसे पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। सबसे पहले लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, सॉरी, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में पहला लॉ जो आया वो लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, जिसमें मास को बताया गया कि भैया मास को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि मास को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या हुआ बच्चों, अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर मैं यहाँ आता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं मास कंजर्वेशन की बात कर लेता हूँ। मास कंजर्वेशन क्या बताता है कि मास जो होता है, जैसे रिएक्टेंट का मास होगा, कोई भी रिएक्टेंट रहेगा, तो बच्चों रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, कि जितना आप लोगों ने रिएक्टेंट यूज़ करा है उतना ही आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। जाहिर सी बात है कि अगर मेरे पास कोई 250 किलोग्राम का 250 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, और मैं 250 किलोग्राम में से, या मेरे पास 250 किलोग्राम की ये 5 बोरी हैं जो गेहूं की हैं, अगर मैं इसमें से 2 बोरी निकाल देता हूँ बच्चों, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 किलोग्राम, सॉरी 100 किलोग्राम, एक, यहाँ आ जाएगा 100 किलोग्राम। तो बचा हुआ कितना रह जाएगा, इधर 150 रह जाएगा। तो दोनों का जो सम रहेगा बच्चों, दोनों का जो सम आना है वो कितना आना है, फिर से 250 ही आना है। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास क्या होना है बच्चों, दोनों का मास सेम रहना है। इन अ केमिकल रिएक्शन वो मास चेंज नहीं होना है। अब मैं अगर आगे बात करता हूँ, देखिए अगर मान लेते हैं, मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ थोड़ा सा, कि कॉम्बिनेशन है, लॉ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में अगर कन्वर्जन की बात की जाए, मास कन्वर्जन की, तो ये कार्बन है प्लस O2 है, इससे मिलकर बना CO2 बच्चों। अगर मैं कार्बन के मास की बात करूँ तो कार्बन का मास 12 ग्राम होता है बच्चों। फिलहाल आप लोग अभी इतना ध्यान रखिए, एटॉमिक मास के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। और ऑक्सीजन का मास एक का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो मतलब 32 ग्राम हो जाएगा बच्चों, 32 ग्राम हो जाएगा। यही दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कितना आ रहा है बच्चों, 44 ग्राम आ रहा है। तो ये रिएक्टेंट का मास आगे मेरे पास कितना आ रहा है, 44 ग्राम। अगर मैं प्रोडक्ट में जाऊँ तो प्रोडक्ट में CO2 बना हुआ है, तो देखिए कार्बन का मास फिर से 12 है,
ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, ये 32 ग्राम आ जाएगा। दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा भैया? दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। तो यहाँ भी क्या आ रहा है? यहाँ भी मेरे पास जो मास आ रहा है 44 ग्राम आ रहा है। तो इसका मतलब जितना भी मेरे पास रिएक्टेंट था उतना ही मेरे पास प्रोडक्ट बनकर आ रहा है। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि मास ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको मैं जनरेट कर सकता हूँ, बट मास को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट लॉ की बात की जाए, तो नेक्स्ट लॉ हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आता है बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की अगर बात की जाए तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है? एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इन अ केमिकल रिएक्शन। फिक्स प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं या डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं आप इसको। तो हमेशा क्या रहता है? मास क्या में रहता है? डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहता है। वो डेफिनेट रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को बना लीजिए, प्रपोर्शन क्या रहना है? डेफिनेट ही रहना है। वो इनडेफिनेट नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं बच्चों, तो कुछ ऐसे देखिए। यहाँ देखिए, मान लेते हैं डेफिनेट प्रपोर्शन में ही रहना, कि प्रपोर्शन जो है सब्सटेंस का डेफिनेट रहना है, वो चेंज नहीं होना है, उसका प्रपोर्शन जो है सेम रहेगा। जैसे मान लेते हैं मैंने कार्बन यूज़ करा, देखिए बच्चों, कार्बन प्लस O2 यूज़ करा, तो कंपाउंड बन जाता है मेरे पास बच्चों, CO2 बन जाता है। अब इसमें कार्बन का मास देखा जाए तो कार्बन का मास 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम हो रहा है। दोनों का रेशो अगर देखा जाए तो बच्चों 3:8 आ जाता है। तो ये तरीका पहला है, फर्स्ट टाइप है बनाने का भी। कंपाउंड को मैंने पहले टाइप से बनाया, अब मैं कंपाउंड को दूसरे टाइप से बनाता हूँ। चलिए, कंपाउंड को मैंने मान लिया मेरे पास दूसरा कंपाउंड जो था, दूसरा कंपाउंड जो है मेरे पास CO2 है बच्चों, नहीं C है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CO3 है। मैं इसको हीट कर देता हूँ, तो यहाँ हीट जैसे ही मैं करता हूँ इसको, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो मैंने देखिए यहाँ तो मैंने तरह मेरा बनाने का तरीका क्या था? कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो CO2 बना। यहाँ मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करा? हीट करा, तो कैल्शियम कार्बोनेट दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब बच्चों यहीं अगर मैं बात करूँ, देखिए CO2 मेरे पास बनकर आया है, तो यहाँ रेशो देखिए, कार्बन यहाँ भी 12 ही ग्राम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम है? 32 ग्राम है। तो फिर से रेशो कितना आ रहा है बच्चों? 3:8 आता है। तो यही होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं, वो यही होता है कि किसी भी मेथड से आप लोग एलिमेंट को या कंपाउंड को बना लीजिए, आपके पास जो सब्सटेंस रहेगा उसका रेशो, जो एलिमेंट है उसमें, एलिमेंट का रेशो हमेशा क्या आना है? सेम ही आना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है उसने। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे एग्जाम्पल में बताया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर इन अ रेशो 1:8। जाहिर सी बात है 1:8 में। जैसे देखिए, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, H2O की बात की जाए, ये देखिए ये H2O है, यहाँ हाइड्रोजन का मास 2 है, दो हाइड्रोजन है, एक का अकेला हाइड्रोजन का मास होता है, H का एटॉमिक वेट होता है 1। ठीक है बच्चों, ये भी आपको आगे बताऊंगा। और देखिए ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है कितना है? 16 है। तो यहाँ बच्चों अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। और अगर मैं इस रेशो को निकालता हूँ तो बच्चों 1:8 आ जाता है। तो ये 1:8 क्या रहता है? फिक्स रहता है, जैसे वो बता रहा है ऊपर कि 1:8 ही आना है, तो ये 1:8 आ जाता है। ये फिक्स रहता है, ये चेंज होने वाला नहीं है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फिक्स प्रोपोर्शन, कि जब भी दो एलिमेंट ऐड होंगे तो उनका जो प्रोपोर्शन रहेगा बाय मास, वो हमेशा क्या रहना है? सेम रहना है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है बाय मास, ये बात का ध्यान रखें आप लोग कि बाय मास वो क्या रहेगा? सेम रहेगा इन केमिकल सब्सटेंस। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग ने इसके ऊपर। यहाँ है बच्चों क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या है? टू गैसेस सैंपल्स वर एनालाइज, ये दो गैस हैं, उनके सैंपल एनालाइज किए गए। वन गैस जो कंटेन करती है, अच्छा सेम गैस होंगी, वन गैस कंटेन करती है 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन। ये पहली जो गैस है वो कंटेन करती है 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरी, और दूसरा जो इतना कार्बन कंटेन करती है, और ऑक्सीजन कितना कंटेन करती है? इतना कंटेन करती है। मैंने कहा जी ठीक है। अदर गैस की बात करूँ, द अदर गैस कंटेन 27.3% ऑफ कार्बन एंड 72.7% ऑफ ऑक्सीजन। दी अबाउट डाटा इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आपको इस बात का बताना है, जवाब देना है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। बच्चों पहले देख लेते हैं हम लोग कि होना कैसे है ये। अगर मैं किसी भी एक गैस का रेशो नहीं है, देखो मेरे पास दूसरी गैस का जो उसने मास दिया हुआ है, मैंने कहा जी उसमें कार्बन कितने ग्राम है? तो उसने कहा जी कार्बन जो है 1.2 ग्राम है। मैंने कहा ऑक्सीजन कितने ग्राम है जी? ऑक्सीजन कहने लगा कि भैया ऑक्सीजन 3.2 ग्राम है। तो टोटल मास कितना है बच्चों? उसने कहा जी टोटल मास हो जाएगा 4.4 ग्राम। मैंने कहा एक काम करते हैं, कार्बन की परसेंटेज निकाल देते हैं, कार्बन की परसेंटेज कितनी बैठ रही है, चलिए चेक करते हैं। मैंने कहा जी कार्बन की अगर परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज, तो कार्बन की मास परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने पहले चैप्टर में देखा था कि मास ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड या एलिमेंट, जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसका। तो मैंने कहा 1.2 ग्राम तो मेरे पास कार्बन का मास है, टोटल मास मेरे पास कंपाउंड का कितना है? 4.4 ग्राम है, इंटू 1000। जब बच्चों आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये बच्चों 27.3% आ जाता है। तो यही क्या है? देखिए कार्बन की परसेंटेज को शो कर रहा है, पहले वाले में भी कार्बन की परसेंटेज बाय मास परसेंटेज जो है वो सेम है, तो जाहिर सी बात है, और दूसरे में भी सेम है, तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या करता है? फॉलो करता है। जो फॉर्मेशन ऑफ गैस है, कार्बन डाई या कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी गैस बन रही होगी उसको फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान रखें आप लोग। तो ये हो जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल।